आप लोगों का कैसे शुक्रिया अदा करूं। जैसे ही मैंने देखा मैं पोडियम के पास पहुंची, एकदम कितने आप सभी लोग शांत हो गए। आप सभी का रियली तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। अपनी बात को आगे रखने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी। मैं कल जब एयरपोर्ट पहुँची तो योगेश भाई को, हमारी इस कुशवाहा प्रांतीय महासभा के पूरे काफ़िले को जब मैंने देखा तो मुझे एक चीज़ का एहसास हुआ कि शायद मैं अपना पूरा जीवन दे दूं, तब भी मैं मेरे भाइयों का, मध्य प्रदेश के भाइयों का एहसान नहीं चुका पाऊंगी। विश्व को शांति का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए, बहुजन समाज में जन्मे तमाम संतों गुरुओं को नमन करते हुए, जिनमें प्रमुख रूप से महात्मा ज्योतिबा फुले जी, जो कि सामाजिक क्रांति के दूत, महाराष्ट्र में जिनका जन्म हुआ, उनको हिस्ट्री में वो स्थान, इतिहास में वो स्थान नहीं दिया गया, जबकि वो पूरे भारत के आइकॉन रह चुके। ऐसे महात्मा ज्योतिबा फुले जी को नमन करते हुए, उनकी पत्नी माता सावित्रीबाई फुले जी को नमन करते हुए, निश्चित रूप से मैं ये बात दावे के साथ कहती हूँ कि अगर माता सावित्रीबाई फुले जी ने वो शिक्षा की अलग देश की बेटियों के लिए नहीं जगाई होती तो इस देश के अंदर ना तो इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री होती, ना ममता बनर्जी जी मुख्यमंत्री होती, ना हमारी बहन सुश्री कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री होती, और ना आज इस मंच पर मैं करीब 90% बेटियों को सम्मानित कर रही हूँ, इन बेटियों को ये सम्मान लेने का मौका मिलता। तो आप समझिए बेटियों के शिक्षा की ताकत को। हमारी आइकॉन माता सावित्रीबाई फुले जी, जिन्होंने इस देश की 49% आबादी के लिए शिक्षा की अलग जगाई, उनको नमन करते हुए साथ में ही हमें, चूँकि अभी मैं धर्मेंद्र भाई को सुन रही थी, मेरे मंच पर मैंने बहुत अपने भाइयों को सुना जो मंच पर आसीन है, राजकुमार भाई साहब को सुना। आप लोग थोड़ा पेशेंस रखिए, हम विस्तार में बात करेंगे। हम नहीं चाहते हैं सिर्फ कि मैं आई हूँ दिल्ली से, मेरा सम्मान हो और हम यहाँ से थोड़ी बहुत कुछ बात करके भाषणबाजी करके चले जाएं। मेरा उद्देश्य है कि अगर मैं आई हूँ, आप लोग इतने 5-6 घंटों से लगातार बैठे हुए हैं, तो इसका कुछ सार्थक मतलब निकले। सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कहूँगी, आप लोगों से भी मैं बात सुनूंगी। पेरियार रामास्वामी, उनको भी पढ़ना चाहिए, उनको नमन करते हुए। ये मध्य प्रदेश की धरती, जो कि कुशवाहा, साक्य, सैनी, मौर्य समाज, जाटव, एससी समाज की धरती, और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा समाज है यहाँ पर जो एसटी समाज है, उसके आइकॉन बिरसा मुंडा को नमन करते हुए मैं अपनी बात को आगे रखती हूँ। आपने छत्रपति साहू जी का महाराष्ट्र का नाम सुना होगा, जो भी हमारे भाई सत्यशोधक समाज या बहुत सारे सामाजिक क्रांतियों से जुड़े हुए हैं, जिसमें ओबीसी महासभा के धर्मेंद्र भाई हैं, पिंकी कुशवाहा भाई हैं, योगेश भाई हैं, बहुत मेरे मध्य प्रदेश के भाइयों से कांटेक्ट में हूँ। छत्रपति साहू जी महाराज महाराष्ट्र में कोल्हापुर में थे, वो कोल्हापुर के राजा थे। इस देश के वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने, वो ओबीसी समाज से आते थे, लेकिन अपने राज्य में 50% आरक्षण की व्यवस्था की थी। और वो 50% की आरक्षण की व्यवस्था जब की उन्होंने, तो उनका विरोध हुआ। उन्होंने एक बात कहा, हमारा जो साम्राज्य है इसका विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक इस देश के शोषित, पीड़ित, वंचित, दबे, कुचले, अछूत लोग, जो कि पर्टिकुलर कम्युनिटी ने किसी को अछूत बना दिया, मैं तो मानती हूँ मानवता की अगर बात करें तो सब एक समान है, उस वर्ग को अगर हम भागीदारी नहीं देंगे तो ये देश कभी समृद्ध नहीं हो सकता, ये समाज कभी समृद्ध नहीं हो सकता। इसीलिए उन्होंने रिजर्वेशन दिया। वो ओबीसी समाज से थे, लेकिन रिजर्वेशन किसको दे रहे थे? एससी समाज को। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने भारत का संविधान लिखा, मैंने सुना है कि कुछ भाइयों को ऑब्जेक्शन हो जाता है, तो मेरा एक मानना है
कि जब हम सम्राट अशोक की बात करते हैं, जब हम चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं, तो हम सिर्फ कुशबा शाक्य सैनी मौर्य समाज की बात नहीं कर रहे होते हैं, हम बात कर रहे होते हैं एक साम्राज्य की। वो साम्राज्य के चक्रवर्ती सम्राट थे। तो फिर हम जब अगर अपने हक अधिकार की बात करेंगे तो वो हक अधिकार की बात क्या हम सिर्फ कुशबा शाक्य सैनी मौर्य समाज तक सीमित रखेंगे? नहीं, हमारे अंदर वो क्वालिटी है, हमारे अंदर वो क्षमताएं हैं कि ये पूरे भारत पर हमें राज करना है। तो इस भारत के हर वर्ग, जाति, धर्म, लिंग के हर व्यक्ति के हक अधिकार की बात करनी होगी। ये समाज तो मेरा परिवार है, और जब इस परिवार का कोई बेटा बेटी आगे बढ़ता है तो समाज का दायित्व होता है उसके साथ खड़े हो जाएं, कंधे से कंधा मिला करके। चाहे वो सम्राट अशोक हो, चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य हों, उनके परिवार उनके साथ थे, उनका समाज उनके साथ था, लेकिन उनकी प्रजा उनके साथ थी। उनके प्रजा ने उनको शासक बनाया, और वो प्रजा मुझे नहीं लगता कि उस टाइम जातियों में बटी हुई थी। आप समझिए, इस देश की राजनीति को समझना है तो हमें सर्व समाज का नेता बनना है, ना कि हमें सिर्फ कुशवा समाज का नेता बनना है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, एक बेटा जिसको अछूत बनाया गया, जिसको स्कूल के अंदर घड़े से पानी पीने का अधिकार नहीं है, वो बेटा संघर्ष करके जब आगे बढ़ता है तो उनको छात्रवृत्ति देने वाला कौन व्यक्ति है? ओबीसी समाज का वो महाराज छत्रपति साहू जी महाराज। और एक और वहाँ पर मैं महाराष्ट्र में भूल रही हूँ, मैसूर साम्राज्य। तो मैसूर के जो राजा थे उन्होंने भी उनको छात्रवृत्ति दी, और बड़ौदा के जो राजा थे उन्होंने भी छात्रवृत्ति दी। और बड़ौदा के जो राजा थे उन्होंने ये कहा कि हम ये आपको जो छात्रवृत्ति दे रहे हैं, आप जा कर के विदेश में पढ़ाई करके आइए, लेकिन आप जब भारत में आएंगे तो आपको हमारे साम्राज्य में, हमारे राज्य में एज ए पीसीएस अधिकारी नौकरी करनी होगी। उस टाइम पीसीएस का कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन सिविल सर्विस की आपको नौकरी करनी होगी। जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी विदेश से पढ़ कर के आए, जब वो नौकरी करने लगे, आप समझिए मेरे देश के अंदर कैसी व्यवस्थाएं हैं। जो व्यक्ति विदेश से पढ़ करके आ रहा है, इस देश में अभी तक सबसे ज़्यादा डिग्री हासिल करने वाला एक बेटा इस देश का, उसको रहने के लिए किराए पर घर नहीं दिया जा रहा, क्योंकि कुछ लोगों ने कह दिया कि वो अछूत है। अगर ईश्वर का कॉन्सेप्ट है, अगर तथागत बुद्ध को मानते हैं, विश्व के किसी भी धर्म को उठा लीजिए, सब कहते हैं मानवता सर्वोपरि है। जब मानवता सर्वोपरि है तो इस मानवता को जन्म देने वाला व्यक्ति जो ईश्वर अगर है तो उसने भेदभाव कैसे कर दिया? फिर बाबा साहब अछूत कैसे हो गए थे? या इस देश का कोई भी समाज शोषित, पीड़ित, वंचित, अछूत या अपने समकक्ष बैठाने वाला कैसे नहीं बना? लेकिन उस बेटे को रहने के लिए मकान नहीं मिला, और जब एक सराय जो धर्मशाला थी पारसी समुदाय की, उसमें वो रहने गए, एक उस सिविल सैनिक का, आप उस अधिकारी का दर्द समझिए, हमारे बाबा साहब का दर्द समझिए। रात में लोग डंडे लेकर के इकट्ठे हो गए कि ये अछूत को कैसे रहने को सराय में दे दिया। बाबा साहब ने हाथ जोड़ा और वहाँ से निकल आए। एक सयाजी नाम की जगह है, पार्क है बड़ोदरा में, आप लोग जाइएगा। आइकॉन किसी भी जाति, समुदाय, धर्म का हो, उससे हमें शिक्षा लेनी चाहिए। बाबा साहब रात भर उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठे रहे। उन्होंने कहा कि जब आज मैं पीसीएस अधिकारी हूँ, जब मैं इस देश का सबसे पढ़ा लिखा नागरिक हूँ, मेरे पास इस देश में सबसे ज़्यादा डिग्रियाँ हैं, उसके बावजूद भी हमारे साथ ऐसा व्यवहार है, तो मेरे इस देश की जो बहुजन आबादी है, जो शोषित, पीड़ित, वंचित लोग हैं, जिनको लोग अपने पास से निकलने नहीं देना चाहते, उनका क्या हाल होगा। उस दिन उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि इस देश के अंदर वो बदलाव लेकर के आएंगे, और वो बदलाव के रूप में आप लोगों को पता है भाइयों बहनों क्या मिला हम लोगों को? उस बदलाव के रूप में हमें मिला है एक सशक्त, इस विश्व का सबसे बड़ा संविधान, जो कि उस बेटे ने लिखा जिसको अपने समकक्ष लोग बैठाने के काबिल नहीं समझते थे। समझिए इस बहुजन समाज की ताकत। उन्हीं के विचारों को आगे बढ़ाया
ओबीसी समाज के लोग। इस सिस्टम की बहुत सारी चीज़ों को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो रिजर्वेशन 27% आपको कहा कि हमने दे दिया, लेकिन जब नौकरी निकलती है तो क्या कह दिया जाता है कि आपके बच्चे के अगर ओबीसी के 40% से नंबर कम आए तो ये जो 100 जज की वैकेंसी हैं, 100 जो एसडीएम की वैकेंसी हैं वो नहीं भरी जाएंगी, वो रहेंगी खाली, क्योंकि आपके 40% नंबर नहीं आए। जनरल की भर लेंगे और दूसरी समाज कैटेगरी की भर लेंगे, लेकिन ओबीसी की नहीं भरी जाएंगे, वो खाली पद रहेंगे। और उन खाली पदों को वो क्या करेंगे, अगले साल जनरल की वैकेंसी बना के निकाल देंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आखिर आपकी भागीदारी है क्यों नहीं। ये स्ट्रेटजी है। अगर मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय की बात करूं, माननीय हाई कोर्ट की बात करूं, उच्च न्यायालय की बात करूं, आप लोगों ने सोचा कभी कि आखिर हम लोग मुकदमे हार क्यों जाते हैं? हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हार रहे हैं, हम हाई कोर्ट में भी हार जाते हैं, हमारे लोगों की ज़मीनें बिक जाती हैं लेकिन न्याय नहीं मिलता है, क्योंकि अपने लोग वहाँ नहीं हैं। मैं सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं बेटियों के साथ जब अपराध होता है, रेप होता है, तो उसमें तो अपील का प्रावधान नहीं होना चाहिए, उसमें मर्सी पिटीशन जो क्षमा याचिका होती है उसका प्रावधान नहीं होना चाहिए। ये गलत है। तो मैंने एक टीवी चैनल पर उनसे अनुरोध किया कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मेरा एक अनुरोध है कि आपके पास 12 साल से मर्सी पिटीशन पेंडिंग पड़ी हुई हैं, आप बड़ी बात मत करिए, पहले उन पर एक्शन लेकर के उन पर डिसीजन दीजिए। हमें तो इम्प्लीमेंट कराना है, हमें बड़ी बातें नहीं करनी है। इस देश का राष्ट्रपति, इस देश का प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, आईएएस ऑफिसर सब अपने पद पर बैठे ईमानदारी से टाइम बाउंड समय में अगर काम कर लें, किसी को किसी पर आक्षेप लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे देश के राष्ट्रपति ने, मैं कहूँगी, इस पर्टिकुलर निर्भया केस में 3-3, 4-4 दिन के अंदर में डिसीजन लिए और वो मर्सी पिटीशन पर निर्णय लिए, उन्होंने रिजेक्ट की। किससे नहीं मैंने लड़ाई की, देश के सबसे बड़े नागरिक हमारे राष्ट्रपति जी को भी मैं लेटर दे करके आई थी। मिनिस्ट्री से लड़ी, मैं कोर्ट कचहरी में लड़ी। जब सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे मेरे भाई, अगर उन्होंने कभी मुकदमा लड़ा होगा, 1-1 साल तक आपके मैटर लिस्ट नहीं होते, सुनवाई पर नहीं आते। ये बहन रजिस्ट्रार के सामने बैठी रहती थी कि ये मैटर फास्ट ट्रैक कोर्ट है, आपको करना पड़ेगा। जब तक घर पहुंचती थी पता चलता था कल मैटर लग गया निर्भया केस का। अपना तन मन धन पूरा सब कुछ मैंने इस बिटिया के लिए समर्पित कर दिया था, तब जाकर के ये लड़ाई जीती है। हमारे देश की बेटियों के अंदर बहुत सारी क्षमताएं हैं। अभी आप लोगों ने सरकार उस बेटी को उसकी माँ से छीन करके उसके परिवार को उस बेटी का डेड बॉडी नहीं देती। कौन माँ नहीं चाहती कि आखिरी बार अपनी बच्ची को देख लें? कौन परिवार नहीं चाहेगा? इन लोगों ने मिट्टी का तेल डाल करके, जो टायर होते हैं, जो गाड़ियाँ खराब हो जाती हैं उनके टायर, सोचिए इस देश की बेटियों का स्वाभिमान, सम्मान, वो ऐसी समाज की बेटी थी, वो बहुजन समाज की बेटी थी, उसका स्वाभिमान सब कुछ ये सरकारें इसलिए जला पा रही थी क्योंकि हम लोग एकजुट नहीं हैं। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में 9 साल की बच्ची खुशी कुशवाहा के साथ रेप होता है। उसका को मैं लड़ रही हूँ, कानपुर जाती हूँ मैं, मुझे पता है थ्रेटनिंग इशू है, धमकी भी मिलती है। हाथरस केस में भी मुझे बहुत धमकियाँ मिलती हैं। मुझे लगता है कि मेरे भाई सब एकजुट होकर के खड़े हो जाएं, हमारी बेटियों पर अत्याचार रुक जाएंगे। क्योंकि दहशत भी होती है ना कि हम जब शाम के 7 बजते हैं, माँ बाप 10 फ़ोन लगा देते, बच्ची अभी तक क्यों नहीं पहुँची है। एक नहीं, ऐसे हजारों अनगिनत मैटर हैं। इसका समाधान क्या है? इसका समाधान ये है कि जब हम पॉलिटिकल पावर में आएंगे, ईमानदारी से एकजुट होंगे, आइडियोलॉजी के साथ जुड़ेंगे, इस देश का मुस्लिम समाज, इस देश का ओबीसी समाज, इस देश की सारी जातियां। अभी आप लोगों ने देखा ना, लोधी समाज के भाई हैं प्रीतम लोधी जी, उनको बीजेपी ने निकाल दिया। वो कहते हमने तो पूरा जीवन दे दिया। भाई आप जीवन, मैं उनसे कहूँगी अभी तक दिया, चलो कोई बात नहीं, अब क्यों देने पर तुले हो? मत दीजिए, आप अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए, आप पूरे मध्य प्रदेश को यूनाइट कीजिए। ये ओबीसी महासभा जो जिस तरीके से हमारे सारे भाई काम कर रहे हैं, योगेश कुशवाहा भाई का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने जिस तरीके से एक कार्यक्रम रखा, मैं कल से देख रही थी, सारे समाज के उनके साथ में भाई लगे हुए हैं।
और मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ योगेश भाई कि आपने इस भोपाल की धरती पर ये आयोजन किया, आप पूरे मध्य प्रदेश में कीजिए। बहन आपके साथ हमेशा खड़ी हो, चाहे कोर्ट कचहरी की बात हो, चाहे किसी और चीज़ की बात हो, क्योंकि हमें पता है कि राजनीति सिर्फ चुनाव लड़ने से नहीं होती है। राजनीति के बहुत सारे हथकंडे आप सभी लोग जानते हैं। जो हमारे मंच पर आसीन हैं सर, वो भी इन चीज़ों को जान रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम सिस्टम में रहते हुए काम कर रहे हैं। सिस्टम में जब हमारे लोग नहीं होंगे ना, आपकी एप्लीकेशन ऐसे फेंक दी जाती है। मोती कुशवाहा भाई साहब का वो जा कर के स्टेज क्यों गिरा दिया गया, एक नहीं ऐसे हजारों एग्जाम्पल हैं। तो हम लोगों को यूनाइट होने की ज़रूरत है। जो संविधान लिखा गया है, उस संविधान को इम्प्लीमेंट आप तब करवा पाएंगे जब डीएम के घर के बाहर पे आप जा कर के, अगर वो काम नहीं कर रहा है, एकजुट होकर के 1000 की संख्या में जाएंगे। दूसरी मैं एक और बात करूंगी, स्पेशली बहनों के लिए। कोई बात नहीं, भाई हैं, कोई जब सिस्टम, देखिए एक चीज़ समझिए, अगर सरकार जिसकी है तो आक्षेप भी उस पर लगेगा, जिम्मेदारी भी उसको लेनी होगी। उस सरकार की जिम्मेदारी, अगर मध्य प्रदेश में अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ बोला जाएगा, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो उसी के एक कदम भाई ने बोल दिया है, कोई बात नहीं है बड़ी। साथ में मैं एक और बात कहूँगी, मेरे जितने भी यहाँ पर भाई बैठे हैं, मैं सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि करीब करीब यहाँ पर 30 से 40% हमारी माताएं बहनें भी आई हुई हैं। लेकिन ये आबादी ऐसे कार्यक्रम में आदी होनी चाहिए, इसलिए आवश्यक है योगेश कुशवाहा भाई साहब को जब मैं लास्ट टाइम आई थी भोपाल में, मैं मिली, तो भाभी जी उस टाइम दूसरी बार चेयरमैन पद पर थीं और इस बार वो तीसरी बार चेयरमैन बनी हैं। तो कमला भाभी का मैं स्वागत करती हूँ और स्पेशली योगेश भाई को मैं भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप पॉलिटिकल पर्सन हैं, आप बिजनेस करते हैं, लेकिन साथ में अगर आपने अपनी पत्नी को आगे बढ़ा करके ये सम्मान उनको दिलवाया है, क्योंकि बिना पति के बिना संभव नहीं होता है। और एक पति भी अगर किसी पोजीशन पे पहुंचा है तो एक बार आप लोग भी कल्पना कर लीजिए कि घर पर जब आप शाम को लौटते हैं, आपको बच्चों को संभालने वाली, आपको खाना देने वाली, आपको सम्मान देने वाली, आपकी परवाह करने वाली अगर आपकी पत्नी नहीं है, आप नहीं पॉलिटिक्स कर पाएंगे, ये आपके लिए असंभव है, आप नहीं बिजनेस कर पाएंगे। एक स्त्री के बिना आप परिवार की कल्पना नहीं कर सकते हैं कि परिवार क्या होगा। तो अगर आप स्त्री के बिना कल्पना नहीं कर सकते, वो स्त्री का एक छोटा रूप आपकी बेटी हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, वो किसी भी घर समाज परिवार की बेटी हो सकती है। और ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि गरीबी के कारण या किसी और कारण से किसी बेटी की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, किसी बेटे की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। लोग हमसे कहते हैं कि बहुत भाई कि दीदी मुझे आपकी तरह अपनी बेटी को बनाना है। मैं कहती हूँ अगर आपको मेरी तरीके से बनाना है बेटी को, तो पहली बात मैं कहूँगी उसको लड़ना सिखा दो। भाई सिंपल सी बात है, मुकदमा लड़ा जाता है। हम सिर्फ फाइलें खोल करके आर्गुमेंट नहीं करते हैं। सामने वाला वकील कोशिश करता है, अगर वो मेल पर्सन है, कोशिश करता है, अरे मैडम तो इस तरीके की चीज़ें भी आती है, तो मैं उसी लहजे में उसको जवाब देती हूँ और एहसास कराती हूँ तुम सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सिर्फ पुरुष होने से। अगर स्त्री नहीं होती तो तुम्हारा वजूद भी नहीं होता। इसलिए उसके पावर को समझिए, उसके पेशेंस को, उसके धैर्य को, उसके पेशेंस को चेक मत करिए। वो जब पावर में आई है, जिस किसी पोजीशन पे पहुंची है, उसने एग्जाम्पल सेट किए हैं। चाहे इस देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी रही हों, आज उस पाकिस्तान पुलवामा जैसा अटैक कर देता है, लेकिन इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री रही ना, उस पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। लोग कहते हैं ना वो चंडी का रूप है, मैं कहती हूँ वो सिर्फ एक इंसान है, लेकिन डिसीजन मेकिंग पावर में, अगर वो पावर में बैठती है ना, सब कुछ बदल के रख देती है और बहुत ईमानदारी से बदलती है। करप्शन नहीं करती है, भेदभाव नहीं करती है। और उसका सबसे बड़ा जो अगला रूप आप लोगों ने देखा, इस देश की बहुजन समाज की बेटी बहन सुश्री कुमारी मायावती जी जब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनी, अपनी कैबिनेट में
सबसे ज़्यादा तो भागीदारी उन्होंने कुशवा साक्ष सैनी मौर्य समाज को ही दी और पावर भी दिया। उन्होंने लेटर हेड पे सिग्नेचर नहीं करवा करके रखे थे, एक्चुअल पावर दिया। ये रियलिटी है, आप लोग चेक करिए, हम कुछ भी गलत नहीं बोल रहे हैं। इस देश के अंदर पहला एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में बना, बहन जी की देन थी। मैं बता रही हूँ, मैं किसी ऐसे नहीं कि किसी पॉलिटिकल की वो आइकॉन है इस पार्टी के इसलिए बात कर रही हूँ, मैं इस देश की बेटियों की बात कर रही हूँ। और उन्हीं में से एक छोटा सा काम आपकी इस बहन ने कर दिया, मैं उसको छोटा ही मानती हूँ। अभी भविष्य में करना तो बहुत बड़ा करना है। ऐसा मेरा सपना है कि मैं देश के लोगों के काम आ जाऊँ, मेरा पूरा जीवन मेरे देश के, मेरे समाज के, मेरे अपने लोगों के, भाई बहनों के काम आ जाए। इसी में मेरी सार्थकता है। तो अपने घर की बेटी को आप, हो सकता है वो टीवी देख रही है, आप उसको डांट दें। हो सकता है आपके घर में रिश्तेदार आ रहे हैं, वो बैठी है, उससे कहो बेटा तुम अंदर जाके बैठो। एक बार सोचिए, जिस बेटी को आप उन जेंट्स लोगों के बीच में नहीं बैठने दे रहे हैं जहां पर समाज, देश, दुनियादारी की चर्चा पर चर्चाएं हो रही हैं, बात हो रही है, वो बेटी कल जब घर से बाहर निकलेगी, स्कूल से पढ़ के तो घर वापस आ जाएगी, लेकिन ये समाज का मुकाबला करने की, उसका सामना करने की क्षमता नहीं होगी। इसीलिए लड़के उसके साथ अपराध कर लेते हैं, इसीलिए उसको कमेंटबाजी करते हैं। और आपकी बेटी घर पर आकर के 2 आंसू बहा देती है, मम्मी उसने मुझे ये बोला। अगर उसको वाकई में घर में आपने ना वो निडरता सिखाई होती, वो लड़ना झगड़ना, गलत चीज़ों के खिलाफ सिखाया होता, और आपने अपनी बेटी का रूप एक गाय के रूप में ना देख करके एक शेरनी के रूप में देखा होता ना, तो वो विधायक, सांसद भी बनेगी, मंत्री भी बनेगी, देश का नेतृत्व भी करेगी। और किसी की मजाल की आपकी बेटी के साथ कोई आंख उठा करके देख ले, ओलंपिक गेम देख लो या जहाँ पर भी देख लो, वो प्रूव कर रही हैं। तो सबसे प्राथमिक पाठशाला जो मुझे लगता है स्कूल से पहले भी हमारा परिवार है। और सिर्फ हम ये बात बेटियों के लिए नहीं, हम बेटों के लिए भी कर रहे हैं। कुछ लोगों का, क्योंकि ये सामाजिक बात करना बहुत ज़रूरी है, कुछ लोग बड़े बुजुर्ग हैं, वो कहते हैं अरे बेटा, नाती पोता होकर के, बेटा होकर के पिता से जुबान लड़ा रहा। हो सकता है आपके बेटे को आपसे ज़्यादा नॉलेज हो, एंड्रॉयड फ़ोन चला रहा है ना, उसके पास इंटरनेट है, उसके पास आपसे ज़्यादा वो पढ़ाई कर रहा है, वो ज़्यादा दुनिया देख रहा है। तो हो सकता है कुछ बातें वो ऐसी करे जो आप में और आपके बेटे में कॉन्फ्लिक्ट पैदा करें, अलग हों। तो उसको समझने की कोशिश करिए, उस बच्चे का साथ दीजिए और हर फील्ड में आगे बढ़ने दीजिए। ज़रूरी नहीं कि वो सरकारी ही नौकरी करे, वो एक्टर बनना चाहता है, वो बहुत अच्छा फोटोग्राफर बनना चाहता है, वो बिजनेसमैन बनना चाहता है, वो डायरेक्टर बनना चाहता है, वो फिल्में बनाना चाहता है। आप लोगों ने कभी सोचा इस चीज़ को कि जो फिल्में हम देख करके आते हैं, उन फिल्मों में हमेशा शोषित, पीड़ित, किसान, आदिवासी, मुस्लिम समाज को नीचे बैठा क्यों दिखाया जाता है? क्योंकि जो फिल्में बना रहे डायरेक्टर, वो हमारी मानसिकता के लोग नहीं, हमारे अपने लोग नहीं। उनको ये मानसिकता में अभी भी भरा जाता है कि आप तो शोषित, पीड़ित, गरीब, वंचित ही हैं और आपका यही भाग्य है। और शासन करने वाला हमेशा कौन दिखाया जाता है? ये आप सभी वाकिफ हैं। ये पता नहीं चलता हमारे मानसिक, हमें किस तरीके से गुलाम बनाया जा रहा है। आपने कभी सोचा सीबीआई में सर्वोच्च पदों पर बैठे हमारे लोग क्यों नहीं हैं? मध्य प्रदेश, अगर हम बात करें बिहार की, लालू यादव जितना भी ओबीसी समाज का नेता हुआ, सबको झूठे मुकदमों में फंसा करके जेलों में डाला गया, क्योंकि सीबीआई का जो हेड है वो हमारा कभी ओबीसी समाज का व्यक्ति नहीं बना। ये रियलिटी है। साथ में अगर हम आईबी की बात कर लें, ईडी की बात कर लें,